Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा कि हमारी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन से हैं हमारी पेपर 1 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन से हैं, लेकिन उनसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर 1 में है, जैसे आप सब जानते हैं हमारी 10 यूनिट्स होती हैं, तो उनको हम एक बार 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जैसे फर्स्ट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट रहती है, एंड नेक्स्ट हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है, एंड नेक्स्ट हमारी होती है कम्युनिकेशन यूनिट। तो स्टूडेंट, जो हमारी ये 3 यूनिट है वो हमारी थोड़ी थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, यहाँ पर हमारा कुछ थोड़ा टेक्निकल पोर्शन भी रहता है, मतलब यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये थी हमारी 3 यूनिट्स जहाँ पर आपको ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी थोड़ी प्रैक्टिकल यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, डीआई है, या फिर मैथ्स और रीजनिंग होती है, एंड हमारी नेक्स्ट होती है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं हमेशा, जो आपको जेआरएफ के निकलवाने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो ये जो यूनिट है हमारी, ये हमारी थोड़ी फैक्ट बेस्ड यूनिट होती है। फैक्ट बेस्ड का मतलब है कि यहाँ पर कुछ थोड़े फैक्ट होते हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है, अपने माइंड में उनको रिमेम्बर रखना पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा यहाँ से आपको कई बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिए जाते हैं, जिस जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारी यूनिट है वो थोड़ी टेक्निकल यूनिट है, यहाँ से हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एनटीए के द्वारा। यहाँ से आपको कई बार 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के भी देखने को मिल जाते हैं, कि जैसे आजकल हमारी जो एनटीए है एमएस एक्सेल के जो फॉर्मूलाज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर रही है, या फिर हमारी जो बाइनरी डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े न्यूमेरिकल, वहां से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हमने हमारी 10 यूनिट्स को एक बार डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पेपर 1 में रहती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो पेपर 1 है उसमें हमारी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी रहती हैं, कि अगर हमने उन यूनिट्स को कर लिया तो हम जेआरएफ के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हमारी होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं। अब उसमें हमारी जो मेन यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, डीआई है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, और मैथ्स और रीजनिंग है। तो अब जो डीआई है उसके आपको आपके एग्जाम में हर बार 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एंड मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 3 यूनिट्स को मिलाकर हमारे बनते हैं टोटल 15 क्वेश्चन, और इनटू में 2 मार्क्स का हमारा ईच क्वेश्चन होता है, तो मतलब 30 मार्क्स के हमारे यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं। तो अगर हम अब बात करें कि मैम ये हमारी यूनिट्स हैं जो ये मोस्ट स्कोरिंग क्यों है, अगर हमने इनको कर लिया तो हम जेआरएफ के नजदीक क्यों पहुंच जाएंगे भला। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैम हमें इन यूनिट्स पर ज्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, और हमें इन यूनिट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर क्यों रखना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स है ना इन यूनिट्स को हमेशा छोड़ देते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं मैम हमें तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने, ना ही हमें डीआई को करना है, अगर इन पे क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे और अदर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे और हमारा जेआरएफ या नेट वेरी इजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से भी ऐसा है और ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। इन यूनिट्स के बिना आप अपने जेआरएफ को नहीं कर पाओगे। नेट का मैं कह सकती हूँ कि आप अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो आप नेट को कर पाओगे, लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो ये यूनिट्स आपको जेआरएफ को निकलवाने में हेल्प बहुत ज्यादा आपकी करेंगी। अब इसका रीजन ये भी है कि आपका जो मेन कंपटीशन है ना स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि जैसे 7 से 8 लाख बच्चे आपके यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 7 से 8 लाख आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल कंपटीशन की बात करें स्टूडेंट्स, वो आपका 1 लाख ही है, फिर 50 to 60,000 स्टूडेंट्स ही आपका एक्चुअल कंपटीशन होते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो 50 to 60,000 बच्चे होते हैं हमारे, जो ऊपर के टॉप बच्चे हैं हमारे, वो करते हैं हमारे इन यूनिट्स की अच्छे से प्रिपरेशन। अब जो हमारे बाकी 6-7 लाख बच्चे हैं ना, वो इन यूनिट्स को छोड़ देते हैं आपकी तरह, जिन स्टूडेंट्स ने छोड़ा है इन यूनिट्स को। अब उन यूनिट्स को आपने छोड़ दिया और अदर यूनिट जैसे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, उनको आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, और अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको अच्छे से कर लेंगे। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा भला, मतलब आपने जो मेन यूनिट्स है जो आपको अलग करेगी उन बच्चों से। तो स्टूडेंट्स,
अब ये वो यूनिट्स है जो आपको भीड़ से अलग कर देंगी। भीड़ से अलग करने का मतलब ये है कि जो 6-7 लाख बच्चे हैं ना, अगर आपने इन यूनिट्स को अच्छे से कर लिया तो 6-7 लाख बच्चे आपने वैसे ही पीछे छोड़ दिए। मतलब क्योंकि उन 6-7 लाख बच्चों ने इन यूनिट्स को अच्छे से नहीं किया होता, जिस वजह से वो नेट और जेआरएफ के चांसेस में नहीं आ पाते। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने इन यूनिट्स को अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस कर ली अच्छे से डीआई की, मैथ्स कर लिया, आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर लिया, तो आप लिख के ले लीजिए, आपको जेआरएफ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी जो डीआई है वो हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड ही आती है। अगर आपने जितने भी हमारे पीवाईक्यू आए हैं डीआई से रिलेटेड, तो अगर आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, जो हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन है उस पे अगर आपने अच्छे से वर्क कर लिया, तो आप लिख के ले लीजिए, आपके डीआई में 5 में से 5 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट है ना, स्टूडेंट्स उसको थोड़ा ढीला लेके चलते हैं, इजी मान के चल लेते हैं, और जिस वजह से वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और जब एग्जाम में बैठेंगे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पक्का गलत कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर ली, तो आप मान के चलिए आपके फ्री के नंबर होते हैं 10 नंबर। अगर स्टूडेंट्स ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की है, तो उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आती। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, अब स्टूडेंट्स, मैथ्स और रीजनिंग भी आपको अलग कर देती है भीड़ से, क्योंकि ये भी हमारी वो यूनिट है जिनको हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो उसका तो बल्ले बल्ले और जेआरएफ नेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा नहीं है कि हाँ इतना बड़ा पोर्शन है कि आपको इतना ज्यादा करना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ 10 से 12 हमारे आइडेंटिफाइड टॉपिक हैं, जहां से एनटी आपसे लगातार कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तो आप क्या कीजिए, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनसे टॉपिक से उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कि मतलब जो हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं या फिर हमारे प्रैक्टिस बेस्ड है हमारी ये यूनिट्स, तो इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए 30 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो गए, और 30 मार्क्स ही आपके जेआरएफ में अंदर जुड़ जाएंगे। अब स्टूडेंट, जो ये हमारी 3 यूनिट है इनका सिलेबस भी कम रहता है, बस आपको क्या करना है, थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने एफर्ट्स ज्यादा लगा दिए ना इन यूनिट्स पर, तो आप मान के चलिए आपका जेआरएफ बिल्कुल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिट्स हमारी कितनी हमारी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में। और मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स में अगर हम बात करें, ये हमारी प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर आती हैं ये 3 यूनिट। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स की, जो आपको जेआरएफ को निकलवाने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगी। अब हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट में नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, वो है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। अब ये रिसर्च एप्टीट्यूड हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट क्यों, जो स्टूडेंट्स हैं जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन भी करते हैं, अगर आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास कॉमर्स है। क्यों ऐसा किस लिए कह रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक आती है और रिसर्च मेथड हमारी 5th यूनिट है, तो उसमें भी रिसर्च का बहुत ज्यादा पोर्शन आता है, और क्वेश्चंस भी हमारे उस यूनिट में रिसर्च पोर्शन से बहुत ज्यादा पूछती है हमारी एनटीए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कॉमर्स है तो आपको और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इस यूनिट पर। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च के जो हमारी फील्ड है, अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च फील्ड में जाना है, या फिर अगर किसी स्टूडेंट को जेआरएफ क्लियर कर कर अपनी पीएचडी पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी आपको प्रीवियस 2-3 एग्जाम से यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल या फिर हम बोले तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, इनसे रिलेटेड आपको अपने एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको भी आपको अच्छे से अपना जो भी सिलेबस है, टॉपिक्स है, उनको अच्छे से कर कर चलना है। तो अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, वो आ जाती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस यूनिट को भी छोड़ देते हैं, इस यूनिट को भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको जेआरएफ के नजदीक जाना है और उन स्टूडेंट से अलग हो जाना है जो आपके कंपटीशन में नहीं होने वाले, तो उसके लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग को बड़े अच्छे से करना होगा। इनके कुछ हमारे स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जहां से एनटीए हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी यूनिट है वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। इजीली इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इसको कवर भी कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी आ जाती है आईसीटी यूनिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है और मोस्ट स्कोरिंग यूनिट में हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कई बार 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं, और हमारे जो करंट में चलती हैं चीजें, कि जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो आजकल जो जो हमारे जैसे फाउंडर्स हैं इन चीजों के, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस हमारी यूनिट में। तो ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, अगर हम बात करें अदर यूनिट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी
अगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं हमारे पेपर 1 में, उसमें आ जाती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। अब जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर कम्युनिकेशन है, ये जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, ये थोड़ी हमारी वाइड यूनिट है। इसमें हम बहुत ज्यादा सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ से एनटी किस टाइप से क्वेश्चन पुट करती है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है ना, थोड़ा डिसाइडेड नहीं रहता है कि हाँ 5 क्वेश्चन टीचिंग से पूछेगी और 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से। कई बार एनटी क्या करती है, 4 से 5 क्वेश्चन तो उसने कम्युनिकेशन से पूछ लिए, 5 से 6 क्वेश्चन उसने पूछ लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से, या फिर कॉम्बिनेशन में भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आपने कंबाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम इन यूनिट्स को फ्लक्चुएटिंग इन नेचर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिसाइडेड पैटर्न नहीं है कि एनटी हमसे यहाँ से 5-5 क्वेश्चन ही पूछेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी आ जाती है पीडीई, मतलब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड है हमारी हायर एजुकेशन यूनिट। अब जो स्टूडेंट्स ये हमारी यूनिट है, वो हमारी बहुत ज्यादा वाइड यूनिट है, वास्ट यूनिट है। इनका जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा रहता है, और स्टूडेंट्स आपको इन यूनिट से हर बार आपको कुछ ना कुछ नया आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन यूनिट्स की बात करें, यहाँ से आपको थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे हमारी कुछ गाइडलाइंस हमारी न्यू बनती रहती है, न्यू गाइडलाइंस हमारी इशू की जाती है हमारे यूजीसी के द्वारा है, या फिर हमारी डिफरेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई है हायर एजुकेशन में, तो वो डिफरेंट टाइम पर हमें क्या करती है, गाइडलाइंस हमारे लिए इशू करती रहती है। तो उन गाइडलाइंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हायर एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट हमारी यूनिट की, यहाँ से आपको कई बार प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर हमारी डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं हर साल, तो उनसे आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 10 की 10 मिनट्स, और आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना है, कि जैसे कुछ हमारी यूनिट्स है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर हायर एजुकेशन है। तो ये यूनिट है ना जो हमारी, ये हमारी थोड़ी वास्ट यूनिट रहती है, और इनका सिलेबस भी थोड़ा हमारा बहुत ज्यादा है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारी प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है, डीआई है, मैथ्स है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग है, या फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि मैं कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। तो स्टूडेंट, मुझे अब इस एनालिसिस से एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर मैंने मैथ्स पे, रीजनिंग पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या फिर डीआई है, अगर मैंने उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट करा, तो मुझे ये श्योरिटी है कि मुझे 15 क्वेश्चन फिक्स हैं कि मुझे देखने को एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने अगर क्या करा, अपना ये जो टाइम है मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया ऐसी यूनिट्स पर जहां पर मुझे ये श्योरिटी ही नहीं है कि मुझे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर मुझे यही नहीं पता कि मुझे सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल समझदार है, तो उसे तो ये चीज समझ आ गई होगी कि मुझे कहाँ पर अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी यूनिट्स हैं, जैसे बिग यूनिट्स हैं हमारी, वो वास्ट यूनिट है। तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जहां से एनटी आपसे हर बार क्वेश्चंस पूछ रही है, कि आपने कुछ रिपीटेड टॉपिक्स को उठा लिया उन यूनिट से, और उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उन टॉपिक से जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। जबकि जो हमारी प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ना कि उन यूनिट्स पर जहां पर आपको पता ही नहीं है कि 5 क्वेश्चन आपसे एनटी उस यूनिट से पूछेगी या फिर वो नहीं पूछेगी। तो अब आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कौन सी हमारी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं हमारे पेपर 1 में। और आई होप स्टूडेंट्स, आपको आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको हमारा अच्छा लगता है सेशन, तो प्लीज आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और ज्यादा आपके लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।